अतो गुड मॉर्निंग। अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ, पेन ही है। देखो, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, पक्का। भाषा विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा था, बताए भी थे भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं। कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़, गुजरात में जाओगे गुजराती, बिहार में अगर आते हो तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, ये 4 भाषाएं मेन रूप से बोली जाती हैं। तो भाषा बहुत सारे हैं। केरल में जाओगे तो मलयालम, तमिलनाडु में जाओगे तमिल, तो इस तरह से उड़ीसा में जाओगे उड़िया, तो बहुत सारी भाषा है। हमारे संविधान में भी कितनी भाषाओं को मान्यता मिला हुआ है? अनुच्छेद नहीं, अनुसूची, 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में भाषा रखा गया? 8वीं अनुसूची में। कितने भाषा? कौन कौन बता सकता है? कोई पूरा 22 भाषा? कोई एक 22 भाषा बता सकते हैं? नहीं बता सकते हो? चलो देखो, हम बताते हैं। शांत रहो। देखो, हम बताते हैं 22 भाषा। साइलेंस। कोई बात नहीं, सुनो 22 भाषा सुनो। हाँ 125 यूनिट। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। फिर से गिनो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, कन्नड़, गलतियाँ हो गया। फिर से 1 कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडा, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 को हो गया? 22 को हुआ? तो ये 22 भाषा आपके संविधान में मान्यता मिला हुआ है, इस 22 भाषा को। अब हमारे जो रवि किशन जी हैं, सांसद हैं अभी, वो कह रहे हैं कि वो 23वां ऐड कीजिए भोजपुरी। अब कोई आकर के कहेगा ना हमरो मैथिली ऐड कीजिए। जा, कौन बोला था? ना ठीक तो है। हाँ ठीक, इसी में न थे, भूल जाते हैं ना। डाउनलोड, ब्लूटूथ। शांत रहो। 11 नंबर पेज पे थे हम लोग। लाइट कटने वाला समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 125 यूनिट का फल है ये, और कुछ नहीं है। हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का देन है। ओए साइलेंस, कृपया शांत रहें। आ गए हो? 11 नंबर पेज पे जाना है। ई तो एगो अलगे नटंकी एक कर रहा है, जल्दी जल्दी काम ही नहीं करता है। रीसेट मार देना चाहिए एक दिन। ये हो चुका है, चलो आगे देखते हैं। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कहा यह जा रहा है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कानून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ, LAW। अगर आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, विधि शास्त्र भी कानून ही है एक तरह से, जो पहले के समय में चलता था। तो वो शास्त्रों के अनुसार से, जिस तरह अभी हम लोग के पास संविधान है, उसी तरह पहले भी एक संविधान हुआ करता था जिसको बोला जाता था विधि शास्त्र। ठीक है, तो अगर विधि शास्त्र के आप जानकार हैं या फिर कानून के विद्यार्थी,
तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्र, मतलब कि इन तीनों देशों के जो विधि शास्त्र लोग थे, अगर आप एक इतिहास का जांच पड़ताल करने को आपको मिल सकता है, किसमें? यूनान, रोम और जर्मनी, जो बनाए थे ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से। मतलब जो यहाँ के जो विधि शास्त्र थे, वो जो नियम बनाए थे उस समय, उसकी अगर आप जांच पड़ताल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखो, अब जैसे यहाँ का नियम कुछ और रहा होगा, किसी दूसरे देश का नियम कुछ और रहा होगा, यहाँ का नियम यहाँ के अनुसार से, किसी दूसरे देश का नियम वहाँ के अनुसार से। तो अगर आप इस कानून के जानकार हैं या फिर विद्यार्थी हैं, तो यहाँ का भी कानून जानिए, वहाँ का भी कानून जानिए। तो जब दोनों आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। ठीक है, और अगर ये समानता है तो क्यों है, अगर ये विभिन्नता है तो क्यों। जैसे हमारे भारत देश का जो संविधान, वो कई देशों से मिलाकर के बनाया गया। जैसे प्रधानमंत्री का जो कंसेप्ट है वो इंग्लैंड से लेकर के बनाया गया, लेकिन जो राष्ट्रपति का कंसेप्ट है वो अमेरिका से लेकर के बनाया, कुछ कनाडा से भी मिक्स है, कुछ जर्मनी से भी मिक्स है, उस तरह से। अरे ये क्या हो गया, कौन ऑन किए हुए था इसको? अब रहने दो, हटाने जाएंगे तो पूरे सेलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मास्त्र जैसे परिवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है कि धर्म सूत्र या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें, मतलब ये दो गो ग्रंथ है उसको ले लिया जाए तो धर्म सूत्र मानवा धर्मशास्त्र जैसे परिवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जैसे मानव को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, किस तरह का उसका जीवन शैली होना चाहिए, वो मानव धर्मशास्त्र है। जैसे कोई कहता है कि ये काम मत करो, ये पाप होता है, ये करो, इससे पुण्य होता है, तो वही धर्मशास्त्र के अनुसार से मानव जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए वो चीज़ दिया गया। और वो क्या होगा, तो आधारभूत सामग्री उपलब्ध होगा, किससे? धर्म सूत्रों से और समय चारिक से। समय के अनुसार अपडेट होते रहता है, समय के अनुसार बदल देना चाहिए। अब जैसे पहले के समय में कुछ और था, अभी के समय में कुछ और, सिचुएशन अलग है, तो भाई नियम भी चेंज होगा तभी, नहीं तो भाई सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व, और आगे है अगले पेज में है, इतना समझ लो। कहा यह जा रहा है कि अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई, मतलब बहुत ही सिंपल में अगर आप समझना चाहते हैं निर्माण और विकास से संबंधित, तो प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों, जैसे पहले का जो कानून था, बहुत पहले, जब मान लो सिंधु सभ्यता के समय जो कानून था, उससे जो शोध हुआ है, उससे जो अनुसंधान हुआ है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है, उससे जो हम सीखे हैं, देखो अनुसंधान है, अनुसंधान हुए हैं, उनके महत्व, और मतलब उस समय जो कानून था उसमें जो हम सीखे हैं, जो जानकारी प्राप्त हुआ है, उसके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। यानी उस समय जो कानून था, जो हम सीखे हैं, वो कितना महत्व था, कितना विशिष्ट था, उसको पहचानने का हमें क्या होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास की मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि हीरा को वही पहचान सकता है जिसको कोयले के बारे में गहन अध्ययन हो, क्योंकि हीरा कहाँ मिलता है, कोयले में। तो हीरा को वही पहचान सकता है जिसको कोयला के बारे में जानकारी अच्छा से हो। तो हीरा को परखने का क्षमता किसके पास होगा, जिसको कोयला का नॉलेज होगा, वही हीरा को परख सकता। बाकी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ किस कोयले में कब कहाँ हीरा मिलेगा। सो उसी तरह से यहाँ है, अगर कुछ चीज़ आपको दिया जाता है
तो उसके महत्व के बारे में आप तभी समझ पाइएगा जब उसके बारे में आपको नॉलेज होगा। ठीक, आगे ही कहा जा रहा है आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। जो भारत में ग्राम पंचायत का सिस्टम है उसके बारे में कहा जा रहा है इसके प्रत्यक्ष दर्शन। अगर आप ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जो मैक्स मूलर थे वो शहर नहीं घूमे थे, वो गांव-गांव घूमे थे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आप ग्राम पंचायत का दर्शन करते हैं तो इसका जो सुयोग आपको अपने आप मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्वान है। भारत में जो है पुराने ज़माने का अगर कोई चीज़ समझना है, शासन प्रणाली, तो पंचायत प्रथा समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी ये सब हुआ तो वो एजुकेशन का बड़ा क्षेत्र हुआ, तो उसी तरह से प्राचीन अगर कुछ चाहिए आपको बहुत पहले का, तो उसके लिए ग्राम पंचायत अगर आप समझ गए, ग्राम पंचायत व्यवस्था अगर आप समझ गए तो वो क्या है, अगर आप स्थानीय शासन प्रणाली समझ गए तो वो क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखो। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, इसके प्राकृतिक विकास तथा इसके अपरिहार्य क्या है, यहाँ पे देख करके बताओ तो, बुक में देखो ना, यह है बगल में लिख देते हैं। क्या हो गया जी, यही है ना? हाँ, शब्दार्थ में देखो तो क्या है इसका मतलब, क्षीयमान। शब्दार्थ में खोजो, रूप नष्ट होता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण, जैसे आपको अगर वास्तविक उद्भव और प्राकृतिक विकास का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस समय का जो नियम था, उस समय का जो कानून था, जो प्राचीन व्यवस्था था, उसके नष्ट होने का मुख्य कारण आपको पता चलेगा। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर, अच्छा मत है नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। कहा यह जा रहा है, देखो समझो कि भारत जो है वो ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की भूमि है, जैन धर्म की भूमि है। इन सभी को विकास भारत से ही हुआ है। धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र, जैसे पारसी लोग जो थे उनका देश अपना देश नहीं है, वो कहीं और रहते थे, पारस या फिर कहीं रहते होंगे, इजराइल के आसपास कोई देश था पहले। तो वहाँ जब कोई युद्ध ये सब का संकट हुआ तो पारसी लोग आकर के हमारे देश में शरण ले लिए, और उसी समय से हमारे देश में, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है और सभी धर्मों को रहने की आज़ादी है, तो जो कोई भी शरणार्थी होते हैं उनको रख लिया जाता है। तो पारसियों के जरथुस्त्र, जड़ तो नहीं है लेकिन वो आ करके यहाँ पे अपना जीवन शुरू किया। पारसी धर्म अभी के समय में सिर्फ भारत में है, बाकी कहीं नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है धर्म के यहाँ शरण स्थली है। क्या है, शरण स्थल, कहीं से भटक कर क्या है तो यहाँ रह गए। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते, यानी नया नया खोज, नया नया विचार, नया नया मत होते रहता है। आपको बता दे कि जो रतन टाटा थे हम लोग के, वो भी पारसी ही थे। रतन टाटा को कौन कौन नहीं जानता है, तुम नहीं जानती? रतन टाटा को नहीं जानते? हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे जमशेद जी टाटा, उन्हीं का बेटा, अच्छा पोता होंगे या फिर बेटा होंगे, उन्हीं के फैमिली के हैं।
टाटा स्टील, ओए, टाटा स्टील एंड कॉरपोरेशन के फाउंडर थे। और अभी टीसीएस नाम की एक कंपनी चलता है, टेक्निकल सर्विस करके ऐसी कुछ है, टाटा कंपनी ध्यान में नहीं है हमको, छोड़ो, ज़बरदस्ती बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत के बहुत अच्छे उद्योग माने जाते हैं उनके, और वो बहुत बड़े दानवीर भी थे। उनका बहुत सारे संस्था चलती है, बहुत सारा कैंसर हॉस्पिटल चलता है जो फ्री फंड में चलता है। वो अपने इनकम का लगभग शायद 20% के आसपास या फिर 50% है, कंफर्म नहीं पता, कुछ हिस्सा वो डायरेक्ट दान कर देते हैं हॉस्पिटल को। उनका कई सारे आँख का हॉस्पिटल भी चलता है। तो रतन जी टाटा को नहीं जानते हो? बाली वाली देश में, चलो। और हाल फिलहाल ही उनकी मृत्यु हो गई है। कब हुआ है? किसी को डेट याद है? डेट याद है? अरे पिछले साल ही हुआ है। डेट याद है किसी को? ओए, कोई बात नहीं, कभी छाप रही है वो, यहाँ देखो। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। कहा यह जा रहा है कि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे, यानी बहुत अच्छे भविष्य के बीच। देखो, सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य, यानी एक अच्छे भविष्य के बीच आप खड़ा पाएंगे। और बहुत सारे प्राचीन, जैसे कहा जाता है कि सनातन धर्म बहुत प्राचीन, या भारत की जो व्यवस्था है, जिस समय यूरोप में खाना खाने के लिए भटकते थे लोग, उस समय यहाँ पर बहुत सारे गुरुकुल ये सब चलते हैं, शिक्षा में सबसे ऊपर था। तो हो सकता है सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर, यानी हमेशा आपको अवसर मिलते रहेगा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। पुरातन विश्व में ही क्या हो सकता है? सुलभ हो सकता है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या, यानी कोई भी जो हिट लिस्ट होता है, जैसे कोई न्यूज़ वाले नहीं बताते हैं, जैसे बुलेटिन, या फिर क्या, नहीं, आज तक तो वो नाम है, जैसे कोई खबर चलता है एकदम बहुत हेडलाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, तो कोई भी ज्वलंत समस्या अगर आप ले लीजिए, उसमें भी आप देखिएगा कि भारत ही क्या है आगे। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से हो संबंध हो, या उच्च शिक्षा से हो, चाहे सांसद में प्रतिनिधित्व की बात हो, अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो, अथवा अन्य कोई कानूनी मामला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बातें क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसी विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। बड़ाई हो रहा है थोड़ा सा। और देख भी सकते हैं वर्तमान में अभी जो है एसएससी को लेकर के स्टूडेंट सब जो है वो धरना दे रहे हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहता है, और भारत में अनेकों तरह की समस्या है। अब जैसे भारत में स्टूडेंट सब सड़कों पे है, एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है, और संसद में चर्चा हो रहा है कि समोसा का साइज छोटा क्यों हो गया। तो दोनों ब्रेकिंग न्यूज है। पहला तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एसएससी को लेकर के स्टूडेंट सब परेशानी का सामना कर रहा है, और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप एसएससी का चर्चा होना चाहिए था और संविधान में स्टूडेंट का शिक्षा का चर्चा होना चाहिए था। चर्चा हो रहा है कि समोसा का साइज क्यों छोटा हो गया, और रेट भी बढ़ गया। तो ओए, अब जैसे सुनो, वन नेशन वन एजुकेशन की जगह पे वन नेशन वन समोसा हो गया।
तो ये सब भी ब्रेकिंग न्यूज ही तो है, ज्वलंत समस्या ही तो है। इन सभी चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि भारत का जो न्याय व्यवस्था है, भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, उन सब में कुछ ना कुछ हमेशा आपको बुलेटिन मिलते रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज मिलते रहेगा। आगे देखो। और संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की, हमको सुनने भी आता है, यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को, अच्छा जो है, जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। देखो, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा। जैसे अगर आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। अगर कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम, संस्कृत भाषा जो है वो कहा जाता है कि देवताओं की भाषा है। ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं की भाषा है, तो उसको सब लोग नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हम लोग को समझे नहीं आता है। मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाला, यानी अगर कोई इंसान एकदम टूट चुका है कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, हार चुका है अपने जीवन से, तो वो संस्कृत का अगर पाठ करता है, संस्कृत भाषा अगर पढ़ता है, तो उसका जो अंतरात्मा है वो जग जाएगा, कुछ करने की इच्छा जग जाएगी। प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकता है, बहुत सारे मात्रा में आपको पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ हैं, सब का सब जो मेन है वो सब संस्कृत में ही है। चाहे भगवद गीता हो गया, चाहे रामायण हो गया, चाहे ये वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चाहे पुराण हो गया, 18 गो पुराण है, 4 गो वेद है, फिर उसमें और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब के सब किसमें, संस्कृत में है। तो प्रचुर मात्रा में आपको पढ़ने को मिल सकता है। पढ़ो तो, लेकिन समझे नहीं आता है हम लोग को। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और है कि जिसको संस्कृत पढ़ने आ गया वो दुनिया का कोई भी भाषा बोल सकता है। जिसको संस्कृत बोलने आ गया, संस्कृत इतना कठिन बनाया गया है ना कि संस्कृत बोलने से आपका जो जीव है वो एकदम लचीला हो जाता है, आप जैसे चाहिए वैसे मुड़ सकते हैं। अगर आप हिंदी अगर पढ़ते हैं बहुत दिनों तक, उसके बाद आप संस्कृत पढ़िएगा तो उसको बोल ही नहीं पाइएगा, दिक्कत ये हो जाती है। और अगर आप संस्कृत बोलते हैं तो संस्कृत बोलने से जो जीव है वो इतना न लचीला रहता है, इधर उधर जैसे मन करोगे वैसे निकाल सकते हैं। शंख बजाने से हमारा फेफड़ा ठीक रहता है। अगर कोई लोग शंख बजा रहे हैं, शंख उनसे बज रहा है, इसका मतलब उनके फेफड़े में कोई परेशानी नहीं, लेकिन 2-4 गो के फेफड़े में परेशानी हो सकती है अभी। सीखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, फूकते हैं, उसमें फूकना नहीं होता है, सीटी की तरह नहीं बजता है वो। ओए चलो आगे देखो। हाँ चलो देखो, इधर देखो, खड़ी हो तो तुम दोनों, स्टैंड अप, पीछे लास्ट बेंच, दोनों खड़ी हो। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस, यहाँ क्या अध्ययन ना सुनाई दिया, 1 2 स्टैंड अप, खड़ी हो, सबसे पीछे दोनों, हाँ खड़ा, हाँ खड़े रहिए। अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता।
मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। कहा यह जा रहा है कि इतिहास के अध्ययन में या हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में कोई भी देश के बाद नहीं रखा जा सकता। दूसरे नंबर पे हम नहीं हो सकते। किस नंबर पे हो सकते हैं? पहले नंबर। हमारा जो भी है मस्तिष्क का इतिहास हो गया, या फिर स्वरूप का इतिहास हो गया, आत्मरूप हो गया, उन सब में हमारा स्थान कहाँ होना चाहिए? पहले पर होनी चाहिए। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का या दैवत विज्ञान का हो, या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का, अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। कहा यह जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर लीजिए, उसमें आपको भारत ही सर्वश्रेष्ठ दिखेगा। चाहे वो कला हो गया, चाहे वो धर्म हो गया, चाहे वो दैवत विज्ञान हो गया, चाहे वो भाषा हो गया, कानून हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, शिल्प यानी बनावट, जो घड़ा ये सब बनता है उसको शिल्प बोलते हैं। मिट्टी का बर्तन ये सब जो बनता है वो शिल्प में आता है। कला, जैसे जब सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ तो उसमें हाथी का चित्र मिला। तो बहुत पुराने समय से ही हमारे भारत में क्या चलती आ रही? कला चलती आ रही है। उसमें एक कोई माता का मूर्ति भी मिला है जिसमें त्रिशूल ये सब बना हुआ है। तो वो सब जो कला है वो बहुत प्राचीन है। तो अगर आप इन सभी का भी अध्ययन करते हैं तो भारत ही आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। और अगर करना भी चाहते हैं तो कहाँ आना होगा? भारत ही आना होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखो, यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये मैक्स मुलर जी बड़ाई कर रहे हैं कि अगर आप भारत के किसी एक अध्याय को भी सम्यक अध्ययन यानी कि अच्छे से सुलभ तरीके से अगर आप अध्ययन करते हैं, डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ, मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे पाठ जो पढ़ाए जाते हैं कॉलेजों और स्कूलों में, उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत? मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है, यानी सबसे श्रेष्ठ क्यों है। भारत में संस्कृत का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन उसी समय से यूरोप में संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। आज भी जर्मनी में बहुत सारे संस्कृत का यूनिवर्सिटी वहाँ पे चलता है जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है। स्पेशली वो संस्कृत के लिए ही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। तो जर्मनी संस्कृत का केंद्र बन चुका है, जबकि शुरुआत कहाँ से था? भारत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा कहाँ की है? भारत। लेकिन भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? जर्मनी। यही हमारे यहाँ चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन बड़ाई कर रहे हैं? मैक्स मुलर जी कह रहे हैं। दिख रहा है ये अच्छे से? चलो देखो आगे देखो। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है।
इसको थोड़ा जूम कर ले क्या? लेकिन पेज ही जूम हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो देखो, साइलेंस। देखो, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जो ग्रीक भाषा है उससे भी पुराना कौन है? संस्कृत। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात हैं और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्स जैसे ट्यूटनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। देखो समझो क्या कहा जा रहा है। मैक्स मुलर जी कह रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो ग्रीक भाषा से भी पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा जो है, स्टैंड अप, यू एंड यू, जो संस्कृत भाषा है उसमें जो पुराने शब्द हैं वो आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन अगर ग्रीक और लैटिन भाषा की बात की जाए तो कभी कभी लैटिन भाषा में नया बनाने के लिए ग्रीक भाषा को पढ़ना पड़ता था और कभी कभी एक दूसरे से वो दोनों क्या है, संबंध है। और अगर किसी शब्द का इतिहास जानना है कि ये शब्द बना कैसे है, आया कैसे, तो उसके लिए भी हमको कहाँ जाना होता था? ग्रीक भाषा के पास चला जाना होता था। तो एक दूसरे से ये क्या था, संबंधित था। उसके बाद कुछ और नई भाषाएं आई, जैसे एंग्लो सैक्सन, ट्यूटनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। जैसे हर जगह का अपना अपना अलग तरह की एक भाषा होती। जैसे यहाँ भी अगर आप हैं तो टोन चेंज हो जाता है। कोई भोजपुरी में भी कई तरह से बोलता है, संस्कृत भी बोलेगा तो कई तरह से, हिंदी भी बोलेगा तो सबका अलग अलग है। अब जैसे वही आरा का भोजपुरी अलग है, छपरा का भोजपुरी अलग है, तो टोन भी चेंज हो जाता है। एक जाति से दूसरे जाति का अगर आप देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता है भाषा में। उसी तरह से ये एंग्लो सैक्सन, ट्यूनिक और पुरानी केल्टिक, स्लाव, ये स्लाव एक जाति थी जिसकी भाषा को स्लाव भाषा कहा गया, भी अध्ययन किया जाने लगा। तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। कहा यह जा रहा है कि ये सब जो भाषा है किसी न किसी परिवार से ही निकला हुआ है। यानी जब उस सब का इतिहास खोजते चला गया, जब अगर हम अपना इतिहास देखते हैं तो अपने 7 पीढ़ी तक अगर जाएंगे, अगर और आगे जाएंगे तो पता चलेगा हो सकता है इसमें कोई लव कुश का वंशज होगा, कोई रावण का वंशज होगा। अगर बहुत ज़्यादा जाएंगे तो हो सकता है कि नहीं, कोई राजा महाराजा के फैमिली से निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी तरह से जब भाषाओं का इतिहास देखा गया, इन सभी भाषाओं को, तो उसमें ये पता चला कि ये जो भाषा है किसी न किसी परिवार से ही निकला हुआ है। यानी कि
पारिवारिक संबंध हमको स्वीकार करना पड़ा इन सभी भाषाओं के लिए, लेकिन संस्कृत के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। इतना अंतर कैसे पड़ गया। यहीं तक पढ़े ना। चलो देखो कहाँ तक पढ़े, इतना अंतर यहाँ तक स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया। यह रहस्य बना ही रहा, और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषा गजब लिखा हुआ, ज्यों ही भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। जैसे कहा यह जा रहा है कि कोई भी भाषा आप पढ़ लीजिए, इतने भाषा पढ़े लेकिन किसी का सही चीज़ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही संस्कृत भाषा आया तो एक अच्छा रास्ता मिला, एक अच्छा जानकारी मिली, एक अच्छा भाषा मिला, जिसके हमारे जीवन में क्या आई, प्रकाश आई, गर्मी आई, एहसास होने लगा। और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। पारस्परिक संबंध भाषाओं का ये स्पष्ट हो गया कि जो संस्कृत भाषा है वही प्राचीन भाषा है, और बाकी सभी भाषा जो है वो संस्कृत से ही निकला हुआ है। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रजा है। अग्रजा मतलब बड़ा, ठीक है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। बाकी सब में हमेशा के लिए भुला दिया गया था, वो चीज़ हमको पता चल गया। किसने बोला? मैक्स मूलर जी ने। ये भी बड़ा है, ये तो दिख रहा है अच्छे से। देखो, यदि आग के लिए संस्कृत का लेकिन एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहाँ खत्म हो गया है ना, यहाँ तक पढ़ते हैं। चलो देखो, चाहे यहीं तक पढ़ लेते हैं, ठीक। देख लो, यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन में इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस, देखो कितना मिलता जुलता शब्द है। संस्कृत में अग्नि है, लैटिन में इग्निस है, पूरा मिल रहा है। और उसी तरह से लिथुआनियन, जो लिथुआनियन भाषा है उसमें उग्निस, यानी सेम लग रहा है। अग्नि, इग्निस, उग्निस सेम है कि नहीं है। और स्कोटिक भाषा में इंग्ले, स्कोटिक भाषा में इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी। कौन थी? ट्यूटानिक और स्लाव भाषा भी इस शब्द से परिचित थी। भले ही वहाँ कलांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए गए हों, कलांतर में उसके लिए कोई दूसरा शब्द भी क्यों न बना लिया गया हो, लेकिन इससे यही पता चलता है कि सभी शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलता जुलता है। बाकी जितने भी भाषा हैं वो संस्कृत से मिल रहा है। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है।
कहा यह जा रहा है कि ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा शब्द है जो एक भाषा में बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से उसका प्रयोग हो रहा हो और उसी भाषा का मिलता जुलता शब्द जो दूसरे जगह पे प्रयोग हो रहा था वो विलुप्त हो जाता है, मुरझा जाता है। ये चीज़ कैसे हो गया? एक जगह बहुत ज़्यादा मान्यता मिल रहा है और उसी शब्द को, उसी से मिलता जुलता शब्द को दूसरे जगह वो मर मिट गया है, विलुप्त हो गया है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं। देखो, कल्पना करना है कि आर्य लोग जो थे, जैसे हमारे भारत को आर्यावर्त भी बोला जाता है। हमारे भारत के 5 नाम, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त और रेवा, ये 5 नाम हैं। तो आर्यावर्त हम लोग को बोला जाता था। तो आर्य जहाँ पर आ रहा है समझ जाओ कि भारतीय लोगों की ही बात हो रही है, ठीक है। तो कहा यह जानना चाहे कि आर्य लोग यानी भारतीय लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व यानी टूटने से पहले, या कौन कौन देश हमारे से जुटे? कंबोडिया तक भारत था। तो वो अगर बहुत पुराना अगर छोड़ दें तो वर्तमान में क्या क्या जानकारी है? तो पाकिस्तान टूटा, अफगानिस्तान टूटा, उसके बाद बांग्लादेश टूटा, म्यांमार टूटा, इतना तो जानकारी है। कंबोडिया तक भारत था, उधर ईरान तक भारत था, लेकिन अभी उतना ज़्यादा छोड़ दें। तो ये विभक्त होने से पहले क्या उनको चूहे के बारे में ज्ञान था? देखो, क्या वो चूहे के बारे में जानते थे या नहीं? तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। यानी शब्दकोश किसको बोलते हैं? डिक्शनरी को। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, संस्कृत में क्या बोला जाता है? मूसा। संस्कृत में एक शब्द है मूसा या मूस, मूसा है। ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लोवेनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। देख लो इसको, संस्कृत में मूसा है, अब बाकी सब भाषा में मूस है, माइस है, यानी टोटल मिलता जुलता है, टोटल मिल रहा है अग्नि की तरह। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि हम लोगों से बहुत पहले आर्य लोगों को चूहा के बारे में ज्ञान था और बहुत पहले उसका नाम मूस रख दिया गया था। मूस बहुत पहले उसका नाम रख दिया गया था। बाद में जर्मनी और ये सब अपना उसी से मिलता जुलता मूस, माइस, मूस बना लिया, ताकि किसी अल्प कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। यानी बाकी मिलता जुलता कीट पतंगों के साथ ये भी उसी एरिया में ना आ जाए, उसी क्षेत्र में ना आ जाए। कौन? मूस। यानी मूसा के बारे में पहले से ही ज्ञान। ये क्या ये यूरोप वाला बताएगा? मूस हमारे गणेश जी का सवारी है और गणेश जी भगवान है, ये कहता है कि मूस के बारे में ज्ञान नहीं था। हद है मतलब कि। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं टाइम। चल, हाँ, अरे अभी 27 तक है, देखो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। याद रखना 18 नंबर पेज तक हम लोग पढ़ चुके, हो जाएगा 1-2 दिन में हो जाएगा। 18 नंबर पेज तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल ले चाय पियेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।